वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत दिनों नहीं महीनों के बाद हम मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब पहले चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूं। चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो था वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया है। फिर मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसके आई थिंक मैंने 2-3 प्रॉब्लम लिए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा चैप्टर 3 लेंदी है और मैं एटलीस्ट स्टार्ट करती हूँ तो एटलीस्ट सबको आइडिया मिलेगा ये क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो धीरे धीरे हम सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। डोंट वरी, मैं आपका सिलेबस बिफोर आपके एग्जाम जो आपकी दिसंबर में स्टार्ट हो रही है फर्स्ट वीक में, उससे कंप्लीट कर दूंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 3 फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। देखो, अब फाइनल अकाउंट तो हम लोग 11-12 से भी पढ़ रहे हैं। हमने अभी एसवाई में भी फाइनल अकाउंट पढ़ा था। अब टीवाई में फाइनल अकाउंट हम कौन सा पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर 3 है जहाँ पे हम देखेंगे बैंकिंग कंपनीज जो होती है वो अपना फाइनल अकाउंट कैसे मेंटेन करती है। ठीक है, सो उसी के बारे में ये चैप्टर बताएगा। सो विल सी फर्स्ट द डेफिनेशन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। सो बैंकिंग एज अ एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट ऑफ मनी from the public, repayable on the demand or otherwise, and with the withdrawal by check, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। सी दिखने के लिए बड़ी है बट हर कोई जानता है बैंकिंग मतलब क्या, जो पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट रखती है, एंड जब जब उन्हें चाहिए होता है ऑन डिमांड वो क्या करती है, वो विड्रॉ कर देती है। सो विड्रॉ बाय द चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स अदरवाइज। तो बैंकिंग एक सर्विस है जो क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, दैट्स इट। तो डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी, शॉर्ट नोट में अगर आएगी तो यूजफुल होगी। अब उसके बाद हमें देखना है कि ये मेन 2 बुक्स कौन से ओपन करती है या मेंटेन करती है। तो बेसिकली बैंक हमेशा 2 बुक ओपन करती है, एक रिसीविंग काउंटर कैश बुक और एक पेइंग कैश काउंटर बुक। मतलब कितना रिसीव हुआ पूरे दिन में हमारे पास पब्लिक का पैसा और बैंक ने कितना पे किया, इन दोनों ये मेन बुक्स होते हैं। गॉट इट। उसके बाद वो कुछ लेजर ओपन करती है। नाउ लेजर हमने 11th-12th में भी पढ़ा है, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। सो बैंक कौन कौन से लेजर जनरली यूज करती है, सो दिस आर सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लेजर, मतलब बहुत सारे लोग एफडी बनाते हैं, उसका अलग लेजर होता है, बैलेंस ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। सेम अबाउट करंट डिपॉजिट, करंट इज ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस, सेविंग डिपॉजिट फॉर अ सैलराइड पर्पस, रिकरिंग डिपॉजिट ये हर महीने हमें कुछ अमाउंट भरनी होती है। सो हर एक चीज का बैंक को क्या करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है। सो इन्वेस्टमेंट लेजर, लोन लेजर, ऑफ कोर्स बैंक लोन देती है तो उसका लेजर, सीसी कैश क्रेडिट मतलब सीसी लेजर होता है, बिल डिस्काउंटेड, ये 12th में हमने पढ़ा है कि बिल गेट डिस्काउंटेड इन द बैंक। तो ये सब कुछ जो भी होता है, एंडोर्समेंट, गारंटी, लेजर, ये रिलेटेड विद द बैंक, वही अकाउंट्स बैंक क्या करती है, मेंटेन करती है। शॉर्ट नोट के लिए ये आ सकता है, सो शॉर्टकट में आप लिख दो। नाउ इन द मेन अब हमें क्या देखना है, तो बैंक अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करती है या बैंक बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करती है। ऑफ कोर्स जैसे नॉर्मल कंपनी की लायबिलिटी कैपिटल होता है, एसेट होता है, वैसे ही बैलेंस शीट का होता है, सॉरी बैंक का होता है, लेकिन उनका फॉर्मेट जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये 2 इसमें डिवाइड होता है, एक फॉर्म ए होता है और एक फॉर्म बी होता है। जो फॉर्म ए होता है दैट इज ओनली रिलेटेड विद द बैलेंस शीट, एंड जो फॉर्म बी होता है वो रिलेटेड ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, दे आर ईगर टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैंक को भी पता होना चाहिए कि वो प्रॉफिट में है या लॉस है। अब उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, प्रोडक्शन तो नहीं होगा, तो कितना डिपॉजिट हुआ, कितना लोन हमने दिया, उस पर इंटरेस्ट कितना अर्न किया, एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये सब कुछ वो मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसे कहा जाता है फॉर्म नंबर बी। ठीक है, एंड बैलेंस शीट इज फॉर्म ए। तो बस ये 2 फॉर्मेट देखने हैं, लेकिन इसमें से दिखने के लिए बहुत बड़ी बैलेंस शीट लगेगी, बहुत सारे आइटम्स हमें लगेंगे, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, शेड्यूल के हिसाब से याद रखना है कि शेड्यूल 1 में हम क्या लिखेंगे, शेड्यूल 2 में हम क्या लिखेंगे। बिकॉज 11th-12th में ठीक है हम नॉर्मल बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटी लिखते थे, इधर एसेट लिखते थे, फिक्स एसेट, देन करंट एसेट,
सब कुछ लिखते थे, बट यहाँ पे हमें कुछ एक फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फॉर्मेट ए, जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो आज जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर ये समझो आपको इंट्रोडक्शन, तो ही आप आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सी प्रॉब्लम दिखने में बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको एक बार ये शेड्यूल समझ में आया कि कौन से शेड्यूल में कौन सा अकाउंटिंग आइटम्स लिखना है, तो आपके लिए बहुत आसान ये चैप्टर होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बैलेंस शीट। देखो इस तरीके से आपको आपकी बुक में ड्रॉ करना है। हमें ये वर्टिकल ड्रॉ करना है, मतलब ये कैपिटल होगा हमारा, ये साइड कैपिटल, और नीचे उसके ही नीचे हमें कंटिन्यू करना है असेट। नाउ ये एक पीपीटी में मैं पूरा कंटिन्यू नहीं बता सकती हूँ, तो इसलिए अभी मैं पहले कैपिटल लायबिलिटी बताती हूँ, उसके बाद का जो शेड्यूल 6-7 होगा उसके नीचे ही आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक में आप देख लो कि कैसा फॉर्मेट है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो इस तरीके से आपका नोटबुक है, ये पेज है, आपको ऐसे 1 2 3 4 क्या करने, ड्रॉ करने हैं कॉलम। पहले कॉलम में आपको लिखना है कैपिटल एंड लायबिलिटी। ऑफ कोर्स हमारी जो बैलेंस शीट है वो स्टार्ट होगी कैपिटल एंड लायबिलिटी से, हम फिर इसकी टोटल करेंगे और इमीडिएटली इसको ही कंटिन्यू, यही पेज को हम कंटिन्यू करेंगे 6-7-8, जो कि हमारी होगी असेट से रिलेटेड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलो देखते हैं शेड्यूल नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे। तो शेड्यूल नंबर 1 में हमेशा हमें कैपिटल लिखा जाता है। देखो 11-12 में भी आपको याद रहेगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हम लायबिलिटी लिखते थे और सबसे पहले हम कैपिटल ही लिखते थे, फिर भले वो पार्टनर्स का कैपिटल हो, सोल प्रोप्राइटर का हो, गॉट इट, या कंपनी का हो, कैपिटल से हमेशा बिगिन करना है। तो शेड्यूल नंबर 1 में हम क्या करेंगे, कैपिटल की सब इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना है। देखो कैपिटल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, जो कि हमने 12th में भी पढ़ा है कंपनी अकाउंट में। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो शॉर्ट एंड स्वीट बैलेंस शीट बनानी है। तो ये जो डिटेल्स है ये हम कहाँ लिखेंगे कि बैंकिंग की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड सब्सक्राइब कितनी है, इशूड कितनी है, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम एक वर्किंग नोट में बनाएंगे। उस वर्किंग नोट का नाम होगा शेड्यूल नंबर 1। तो जो भी डिटेल्स रहेंगे हम एक अलग से शेड्यूल नंबर 1 बनाएंगे, वहां से सब हम पूरे डिटेल्स लिखेंगे एंड फाइनल अमाउंट यहाँ पे पुट करेंगे। अंडरस्टूड? शायद अभी थोड़ा कंफ्यूजन लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 1 में आपको याद रखना है हमें कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब ऑफ कोर्स जैसे कैपिटल खत्म होता है रिजर्व एंड सरप्लस स्टार्ट होता है, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व थे, रिजर्व फंड, गॉट इट। सो वो सब इंफॉर्मेशन, अब कोई बैंकिंग के 4-5 टाइप के रिजर्व रहेंगे, तो सब हम एट द टाइम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्किंग नोट 2 बताएंगे, लेकिन अब वहाँ पे वर्किंग नंबर 2 नहीं लिखना है, वहाँ पे वर्किंग नंबर की जगह पे शेड्यूल नंबर 2, और वो शेड्यूल नंबर 2 में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे और फाइनल जो हमारी अमाउंट रहेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब पूरा मिला के सपोज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड रिजर्व, ऐसे रिजर्व मिला के अगर सबकी टोटल 3 लाख है तो हम वो वर्किंग नोट में 3 लाख बताएंगे बहुत सारा, लेकिन डायरेक्टली फाइनल फिगर हम यहाँ 3 लाख लिखेंगे। अगर किसी को डाउट है कि हाँ इसमें 3 लाख कहाँ से आए, तो उसको क्या करना है, शेड्यूल नंबर 2 में जाना है, ओपन करके देखना है शेड्यूल नंबर 2 में क्या है, वहाँ पे सब डिटेल्स उनको मिलेगी। अंडरस्टूड? सो आपको ये धीरे धीरे याद रखना है कि कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 में आता है एंड 3 में आता है डिपॉजिट्स। नाउ ये डिपॉजिट्स क्या है, तो ऑफ कोर्स बैंक डिपॉजिट रखती है ना अपने पास, एफडी, आरडी, ये सब डिपॉजिट है, तो उसका क्या है, ये लायबिलिटी है, बिकॉज उन्हें ये सब डिपॉजिट बाद में जैसे जैसे पब्लिक डिमांड करेगा, ऑन डिमांड, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, ऑन डिमांड दैट बैंक हैज टू रिटर्न ऑल दिस थिंग्स, सो दिस इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी। सो जो भी पब्लिक ने पैसा रखा है बैंक के पास, जैसे आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ओके, दैट ऑल विल कम डिपॉजिट साइड, सो शेड्यूल नंबर 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल सी शेड्यूल नंबर 4। नाउ शेड्यूल नंबर 4 में क्या आता है, बोरोविंग्स आता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द बोरोविंग, सो अगेन सेम, बोरोविंग मतलब हमने
क्या करना है, हमें वापस करना है, हमने किसी से तो बोरो किया है एंड नाउ वी नीड टू रिटर्न, सो दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी। सो ये आता है शेड्यूल नंबर 4 में। देन शेड्यूल नंबर 5 में आएगा अदर्स लायबिलिटी एंड प्रोविजन। अभी अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन क्या है, यहाँ पे बाकी की भी बैंक की कोई ना कोई लायबिलिटी होगी, प्रोविजंस होगा, सो दैट वी हैव टू राइट पार्ट्स 5 नंबर्स में, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, गॉट इट। अब इसके ही नीचे हमें जाना है, लेकिन अब पीपीटी में इतना एक साथ नहीं बैठेगा एक पेज, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया है, लेकिन आप प्लीज इसके ही नीचे कंटिन्यू करो। यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे हमारी टोटल आएगी, टोटल पूरी लायबिलिटी की हम यहाँ पे लिख डालेंगे, और उसके नीचे ही कंटिन्यू होगा हमारा शेड्यूल नंबर 6, ठीक है। ये है हमारा शेड्यूल नंबर 6, ये नीचे ही हमें लिखना है। शेड्यूल नंबर 6 हमें कहता है कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद द आरबीआई। अब असेट स्टार्ट हो गई है, तो हमारी कैश कितनी है और आरबीआई के पास हमारा बैलेंस कितना है। ओके, वन मोर थिंग, जनरल नॉलेज, हर बैंक को अपना कुछ बैलेंस आरबीआई के पास रखना होता है। ऑलरेडी आपने ये बैंकिंग वगैरह सब्जेक्ट में सीखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल नंबर 7 है बैलेंस विद अदर बैंक्स। ऑफ कोर्स हम भी हमारे डिपॉजिट्स वगैरह कहीं और बैंक में रख सकते हैं। सो मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, ये अगर आपको मेरे ख्याल से बैंकिंग सब्जेक्ट में होगा कि ये शॉर्ट नोटिस क्या होते हैं, मनी एट कॉल क्या होता है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ असेट फॉर द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। वो मतलब क्या करते हैं, वो अपना पैसा कोई और बैंक को विद इन 24 आवर्स के लिए देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ शॉर्ट लोन गिवन टू द वन बैंक टू द अनदर बैंक, तो उसको कहते हैं मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, बैंक भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, सो वो शेड्यूल नंबर 8 में हमें लिखना है। एडवांसेस, बैंक भी हमें मतलब एडवांसेस देती है, सो वो हमें लिखना है शेड्यूल नंबर 9। ऑफ कोर्स बैंक है तो फिक्स असेट होगी, वो बैंक की बिल्डिंग होगी, मशीनरीज होगी, कंप्यूटर होगी, प्रीमाइसेस होगी। अगर बिजनेस है तो ऑफ कोर्स यू हैव अ फिक्स असेट, तो फिक्स असेट हमें यहाँ पे लिखने हैं। और बाकी के मतलब करंट असेट, वो हमें कहाँ लिखने हैं, अदर असेट में, मतलब शेड्यूल नंबर 11 में। तो टोटली आपको 11 शेड्यूल याद करने हैं। देखो फिर हम जाते हैं पीछे एक बार, देखो आपको रोज रोज ये रट्टा ही मारना होगा कि शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 हमें बताता है रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, शेड्यूल नंबर 3 हमें बताता है डिपॉजिट्स के बारे में, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग कि बैंक ने कितने लोगों को बोरोविंग किया है, शेड्यूल नंबर 5 बताता है लायबिलिटी एंड प्रोविजन, कितने लायबिलिटी और क्या लायबिलिटी है, कुछ लोन वगैरह उन्होंने लिया है कि किसी और से, प्रोविजन, दैट ऑल कम्स अंडर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। इफ वी स्टार्ट विद द असेट साइड, तो असेट का सेम होता है, शेड्यूल नीचे कंटिन्यू है ये। शेड्यूल नंबर 6 में हमें सिर्फ लिखना होता है कैश इन हैंड, और अगर वो बैंक आरबीआई के पास जो भी बैलेंस रहेगा वो लिखना होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड है 2 करोड़, ओके, एंड बैलेंस आरबीआई के साथ है 2 करोड़, तो टोटल कितना है 4 करोड़, तो डायरेक्टली हियर वी नीड टू राइट 4 करोड़, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये जो डिटेल्स है कि 2 करोड़ कहाँ से, 2 करोड़ किसके, ये जो डिटेल्स है हम शेड्यूल नंबर 6 में लिखेंगे, मतलब हमारे लैंग्वेज में वर्किंग नोट नंबर 6, लेकिन हमें उनको वर्किंग नंबर नहीं बुलाना है, वर्किंग नोट ऐसे नहीं बुलाना है, उसको नाम देना है शेड्यूल नंबर 6। सो अगर आपको किसी को भी डाउट रहेगा कि अरे शेड्यूल नंबर 6 में ये 4 करोड़ कहाँ से आए, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली चेक कर सकते हो शेड्यूल नंबर 6। सेम 7, 8, 9, 10, अगर मुझे सपोज यहाँ पे लिखा है 10 लाख के फिक्स एसेट है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 10 लाख के क्या क्या है फिक्स एसेट, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 10 ओपन करूंगी, उसमें पूरे डिटेल्स दिए होंगे कि इसकी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, कंप्यूटर कितने, मशीनरी कितने, प्रीमाइसेस कितने, एंड दैट टोटल मेक्स 10 lakhs, हियर वी नीड टू राइट 10 lakhs, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमें मेन फाइनल फिगर्स लिखनी होती है, और डिटेल्स जो हम लिखने वाले हैं वो सब हम लिखने वाले शेड्यूल नंबर 10 में, सेम अबाउट द 11 एंड फाइनली टोटल। तो अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल ए, देखो यहाँ पे टोटल ए जो भी आएगी वो टोटल बी से क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए,
बिकॉज वी नो असेट एंड लायबिलिटी शुड गेट टैली। यही तो हम 11 से करते आ रहे हैं, बैलेंस शीट में टैली होनी चाहिए विद असेट एंड द लायबिलिटी। गॉट इट? सो दिस इज द फॉर्म ए which include assets and liability, means which include the balance sheet. I hope समझ में आ रहा है। ठीक है, डोंट वरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो, नाउ विल मूव टू द फॉर्म बी। ऑफ कोर्स फॉर्म बी रिलेटेड विद द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब हमारा जो ये खत्म हुआ है, शेड्यूल नंबर 11 तक खत्म हुआ है। तो देखो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, वो शेड्यूल नंबर हमारा शुरू होगा 12 से। तो 1 to 16 शेड्यूल हमको याद ही रखने हैं। देखो, तो आपने देखा शेड्यूल नंबर 1 में कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। सो शेड्यूल नंबर 3 में और हमारे क्या क्या डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग, ऐसे बार बार रिपीट करना है। देन आवर असेट ended schedule number 12 and now our profit and loss start with the schedule number 30। ठीक है, सो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब ध्यान से देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस मेनली इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इफ यू रिमेम्बर, हम जब हॉरिजॉन्टल बनाते थे तो हम इनकम क्रेडिट साइड लिखते थे एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखते थे, बट दिस इज अ वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, तो वी शुड स्टार्ट विथ क्रेडिट, मतलब इनकम। ऑफ कोर्स इनकम ज्यादा होगा तो माइनस हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकम हमें पहले लिखना है। तो इनकम में क्या क्या होता है? सबसे पहला तो हर बैंक का एक सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये उनका एक्सपेंडिचर होता है। कितना इंटरेस्ट मिला, उन्होंने कितना इंटरेस्ट पे किया, इस पे बैंक का पूरा फ्यूचर होता है। मतलब इंटरेस्ट अर्न किया मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोन कोशिश करते जितनी ज्यादा हो पब्लिक हमसे लोन ले ताकि हम उस पर इंटरेस्ट ले। तो एज्यूम करो कि 50 लाख का इंटरेस्ट उन्होंने मिला, लेकिन साइमल्टेनियसली लोग उनके बैंक में डिपॉजिट भी रखते हैं, एफडी भी बनाते, तो बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एज्यूम करो 20 लाख का इंटरेस्ट उन्होंने लोगों को दिया। ठीक है, ये गिव है एंड ये रिसीव है। तो देखो 50 लाख वसूल किया उन्होंने इंटरेस्ट के फॉर्म में और 20 लाख सिर्फ दिया लोगों को इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो 30 लाख प्रॉफिट हुआ ना। तो यूजुअली हर बैंक कोशिश करती है कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा उनके पास से लोन ले ताकि वो उस लोन पे इंटरेस्ट कमा सके। तो मेन सोर्स ऑफ बैंक का हमेशा क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज इंटरेस्ट अर्न्ड। ओके, सो ये सब कुछ आपको देंगे ट्रायल बैलेंस में। अब ऑफ कोर्स अब ये अब मत पूछो कि हमें क्वेश्चन कैसे होगा, तो 11 से ही हमने सीखा है। वी गेट द ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी आर सपोज टू पोस्ट इट। ठीक है, हम ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हम ये पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ पोस्टिंग। फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे हमें शेड्यूल याद रखने हैं और शेड्यूल के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन उसमें ही वही शेड्यूल में जानी चाहिए। अंडरस्टूड? सो उनका इनकम है इंटरेस्ट अर्न, तो वो हम शेड्यूल नंबर 13 में लिखेंगे। मतलब सिंपल कहाँ से इंटरेस्ट आया उसकी लिस्ट पूरी हम शेड्यूल नंबर 13 में लिखेंगे एंड फाइनली वो लिस्ट की जो भी टोटल आएगी, जैसे मैंने 50 लाख बताया तो डायरेक्टली हियर वी हैव टू राइट 50 लाख। अगर आपको देखना है, आपको इंटरेस्ट है कि बैंक को 50 लाख कहाँ से आए, तो क्या करना है? सिंपल शेड्यूल नंबर 13 में जाओ, देखो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से 15 लाख आए। दैट मीन्स शेड्यूल नंबर क्या होता है? शेड्यूल ये एक डिटेल वर्किंग नोट होती है जहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि हर डिटेल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, वरना सोचो कितना मेसी हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। गॉट इट? सो शेड्यूल नंबर और कुछ नहीं है, एक वर्किंग नोट है जहाँ पे सब डिटेल्स होगी। चलो ना, और अदर इनकम, और भी इनकम होते हैं बैंक के, सो वो हमें लिखने हैं शेड्यूल नंबर 40। Then it's about income. Now we'll move to the expenditure. एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है? हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑफ कोर्स बैंक है तो बैंक में सैलरीड पर्सन है ना, जॉब करने वाले, क्लर्क है, फाइनेंस मैनेजर है, प्यून है, सो इनकी सैलरी, लाइट बिल, रेंट बैंक के ऑफिस का, ब्रांच का, हेड ऑफिस का, दिस ऑल आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमको लिखने हैं शेड्यूल नंबर 16। तो बहुत सारा रहेगा खर्चा, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, सैलरी रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा, रेंट रहेगा, तो ये सब की लिस्ट हम लिखेंगे शेड्यूल नंबर 16 एंड एज्यूम करो टोटल पूरे बैंक का साल भर का खर्चा हो गया 6 लाख। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लाख लिखेंगे। लेकिन ये 6 लाख का अगर आपको बाइफर्केशन चाहिए कि ये 6 लाख कहाँ से आए, तो आप शेड्यूल नंबर कौन सा देखोगे? 16।
सो एक्चुअल में हमारा इतना ही प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद जो दिया है ना, उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो रहेगा फॉरवर्ड करना है। देन एज पर कंपनी एक्ट हमें क्या करना है, कुछ जो प्रॉफिट होता है उसको कुछ हमको स्टैट्यूटरी में ट्रांसफर करना होता है रिजर्व में, कुछ हमें अदर रिजर्व में करना होता है, कुछ इंटरिम डिविडेंड। सो ये लास्ट का पार्ट है, मेन हमारा इधर ही प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। इसके बेस पे ही हमको कैलकुलेशन करना है। सो धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस आर ऑल कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। देखो फिर से एक बार रिपीट, अभी तक आपको होना चाहिए, वरना आज क्या करो, आज सिर्फ आप शेड्यूल 1 to 5 लर्न करो, कल आप करो शेड्यूल 6 to 12 एंड फिर उसके बाद 13 to 16। बहुत आसान है। आप इसका कुछ तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म का CRD BO ऐसे कुछ तो आपको जैसी ट्रिक आती है लर्न करो, बार बार देखने से आपको लर्न हो जाएगा। DB थर्ड डिपॉजिट है, फॉर बोरोविंग या अदर्स है। अंडरस्टूड? सो दिस इज शेड्यूल 1। अब हम देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है, कि आप जब से मिस बोल रही कि शेड्यूल नंबर 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, तो अब हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ये तो हमारा मेन पेज हो गया। अब इस मेन पेज में कैपिटल के शेड्यूल में हम वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, तो देखो अलग पेज लेना है। एक पेज पूरा हमारी ये देखो बैलेंस शीट रहेगी, वर्टिकल बैलेंस शीट रहेगी। ये टोटल ए के बाद हम इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे एसेट, और इमीडिएटली हमारे नीचे शेड्यूल 6, 7, 8 तक नीचे ही स्टार्ट होगी एक ही पेज पे। तो एक पेज काफी है आपको ये बैलेंस शीट बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज पे हम हर एक शेड्यूल का अब डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो चलो विल स्टार्ट विद द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में देखो कैसे लिखना होता है, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे शेड्यूल नंबर 1, फिर हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, यूजुअली डायरेक्टली वो देते हैं कॉल्ड अप या पेड अप कैपिटल। सो ये अमाउंट जो भी रहेगी ये हमें लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल ये दैट मीन्स दे हैव अ परमिशन कि हाउ मच दे कैन कलेक्ट फ्रॉम द पब्लिक, सो दैट इज नॉट अ रियल कैपिटल। ठीक है, ये सब हमने 12th में पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है, आपको याद नहीं है, तो 12th के चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, कंपनी अकाउंट है, उस कंपनी अकाउंट में लेक्चर 1 मेरे ख्याल से पूरा इस पे ही है कि व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, चाहिए तो मैं आई बटन पे वो एक वीडियो डालती हूँ, एक बार वो देख लो, रिवाइज करो, क्योंकि ऑफकोर्स हमें 2 दिन की चीजें याद नहीं रहती है, 3 साल पहले का कैसे याद रहेगा। ओके, सो इट्स जो आप पर सीरियसली ये देखो वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द कैपिटल। तो मेन कैपिटल सपोज ये 10 लाख है, मैं छोटी अमाउंट लिखती हूँ, ठीक है, लेकिन इशूड उन्होंने सिर्फ 8 लाख किया एंड पेड अप ओनली 6 लाख है। तो हम कौन सी फाइनल फिगर लिखेंगे शेड्यूल 1 में, ये वाली हम लिखेंगे। तो ये जो 6 लाख है हम यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज अ रिजर्व एंड सरप्लस। चलो रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं क्या करना है हमको रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो हमें क्या करना है, कौन कौन से रिजर्व आ सकते हैं, स्टैट्यूटरी, कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू, अदर रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। वन मोर थिंग, अब घबराओ मत कि ये भी लर्न करना होगा क्या, तो नहीं, आपके ट्रायल बैलेंस में कोई तो 1-2 रिजर्व दिए होगी। गॉट इट? तो जो रिजर्व दिए बस वो लिखो, उसकी टोटल लिखो। फॉर एग्जांपल सपोज कैपिटल रिजर्व दिया है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया है, ये दिया है 2 लाख और ये दिया है 5 लाख, तो टोटल कितनी हो गई 7 लाख। देखो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो दिया है वो ही लिखो, इतने ही आइटम्स लिखो। 7 लाख टोटल हो गई, तो चलो शेड्यूल नंबर 2 में हम कितने लिखेंगे, 7 लाख लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द, सॉरी से ज्यादा ही जीरो हो गए, समझ में आया? यहाँ पे पहले हमने 6 लाख लिखा था, ठीक है, तो 7 लाख कैसे आया समझा। फिर एक बार हम देखते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, तो आपको थोड़ा लर्न करना है कि कौन कौन से रिजर्व आते हैं। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस में क्लियर कर देते हैं कि प्रोविडेंट फंड रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हमने सीखा है 11-12 में, ये सब रिजर्व कंसिडर किए जाते हैं। तो उन सब की लिस्ट बनाओ, सबकी टोटल बनाओ एंड फाइनली पुट हियर। गॉट इट? चलो नाउ विल मूव टू द डिपॉजिट। अब डिपॉजिट में हमें क्या लिखना है, सो शेड्यूल नंबर 3, ये आपको अलग पेज पे एक के नीचे एक बनाना है। शेड्यूल नंबर 1 हो गया, शेड्यूल नंबर 2 हो गया, शेड्यूल नंबर 3,
गॉट इट? पेज पे एक ही पेज पे आपको एक के नीचे एक बनाना है, एक पेज पे 3 शेड्यूल होते आराम से। तो ठीक है, अब डिपॉजिट में क्या क्या है? डिमांड डिपॉजिट, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, एफडी, आरडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। जहां जहां पे डिपॉजिट वर्ड आपको दिखेगा वो सब कुछ हमको यहाँ पे लिखना है, और जितना भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस में टर्म डिपॉजिट ही दिया है, दैट इज 1 लाख, तो ये बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली यू राइट टर्म डिपॉजिट 1 लाख, टोटल 1 लाख। ठीक है, तो हम शेड्यूल नंबर 3 में क्या लिखेंगे? डायरेक्टली 1 लाख। Sometime they will give saving bank deposit also from others banks also. तो suppose from other banks में उन्होंने दिया 2 लाख, सेविंग में दिया 3 लाख एंड टर्म 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 6 लाख। तो हम डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 3 में कितना लिखेंगे? 6 लाख, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 6 में हम 6 लाख। ठीक है, इसके पहले देखो हमने 6 लाख लिखा है और रिजर्व कुछ तो 7 लाख, आई डोंट रिमेम्बर अभी। तो ऐसे धीरे 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 हमें ये क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अंडरस्टूड? चलो नाउ विल सी बोरोविंग। अब बोरोविंग में क्या दिया है? बोरोविंग में क्या क्या आता है? ऑफ कोर्स आरबीआई से हमने कितना बोरो किया, अदर बैंक से कितना किया, अदर इंस्टीट्यूशन से कितना किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वहां से कितना किया, ये सब डिटेल्स हमें लिखना है। कभी कभी हम आउट ऑफ इंडिया से भी करते हैं, फॉरेन बैंक से, तो वो भी लिखना है। अगर सबका दिया है सबकी टोटल करो और डायरेक्टली वो टोटल शेड्यूल नंबर 4 में लिखो। हो सकता है सिर्फ एक आरबीआई का ही दिया है बोरोविंग, तो सिर्फ आरबीआई का लिखो, ये बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो जो जो दिया है ना बस वही आइटम हमें लिखने हैं, यहाँ पे टोटल करनी है एंड फाइनली दिस टोटल वी हैव टू राइट हियर। अंडरस्टूड? तो शेड्यूल नंबर 4 हो गया। नाउ विल मूव टू द शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटी क्या क्या होती है? बिल्स पेबल, इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये लायबिलिटी होती है। प्रोविजंस, कोई भी टैक्सेशन प्रोविजंस हो गए कोई, वो इसमें लिखने हैं। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, ये थोड़ा सा याद रखो, ये नया आइटम है हमारे लिए, तो थोड़ा सा इसको स्टार मार्क करो और याद रखो कि जो इंटर ऑफिस है ओ अदर लायबिलिटी में लिखना है, ओ याद रखो, थोड़ा सा कुछ ट्रिक। ठीक है, तो इसमें से भी उन्होंने सपोज बिल्स पेबल दिया है सिर्फ 30,000 एंड इंटरेस्ट दिया है 20,000, बाकी का कुछ नहीं दिया है, तो डोंट राइट, सिर्फ ये दो ही लिखो, टोटल लिखो 50,000 एंड फाइनली शेड्यूल नंबर 5 में हम कितना लिखेंगे? 55,000 लिखेंगे, सॉरी ठीक है 50,000 लिखेंगे। तो धीरे धीरे हमें ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है हमें? उसके लिए हमें शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 बना रहे हैं एंड फाइनली सबकी टोटल करो, तो डन। कैपिटल लायबिलिटी, सेम अबाउट द असेट। असेट का भी देखो हमें क्या क्या लिखना है, सब एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको भी बोर होगा। तो देखो हर एक का शेड्यूल मैंने बनाया है। कैश इन हैंड में क्या लिखना है? फॉरेन एक्सचेंज भी लिखना है, हमारा बैलेंस बैंक के पास, आरबीआई के पास कितना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है पुट करो, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इग्नोर इट, डोंट राइट, जिसका दिया है उतना ही लिखो। सिर्फ कैश इन हैंड दिया है ना तो सिर्फ कैश इन हैंड लिखो, ये कुछ भी मत लिखो, सिर्फ कैश इन हैंड लिखो। 5 करोड़, यहाँ पे टोटल करो 5 करोड़ एंड शेड्यूल नंबर 6 में लिखो। ओके, नाउ शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7 में भी क्लियर कर देंगे कि कहाँ से इंडिया में कितने हैं हमारे बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड आउटसाइड कितने हैं, सब कुछ ऐसे कंप्लीट देंगे। मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, इमीडिएटली दिमाग चलना चाहिए कि मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, ये हमें लिखना है शेड्यूल नंबर 7 में। बस आपको एक ही मेहनत करनी होगी कि आपको शेड्यूल 1 to 16 लर्न करने होंगे, कौन से शेड्यूल में क्या है। रोज रोज करोगे ना आप, ये एक नोट बनाओ, आप आपके बेडरूम में जो भी कबर्ड रहेगा उसको स्टिक करो, रोज आते जाते पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ओके, वन मोर थिंग कि मिस कभी कभी वो शेड्यूल नंबर 7 में कुछ दिया ही नहीं होगा, तो जस्ट पुट इट ब्लैंक। शेड्यूल नंबर 7 में कुछ दिया ही नहीं है तो जस्ट लिखो शेड्यूल नंबर 7 एंड बैलेंस नथिंग, नील, कोई जरूरत नहीं है पूरा और ये सब डिटेल्स लिखने की। ऐसे हो सकता है कोई शेड्यूल एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी रहे, तो जस्ट पुट इट एम्प्टी। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में देखो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, बैंक गवर्नमेंट में करती है, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी में करती है, डिबेंचर बॉन्ड में करती है, सब्सिडी अलग अलग कंपनीज में करती है, आउटसाइड में भी करती है। सो दिस आर ऑल आर द इन्वेस्टमेंट डन बाय द बैंक, मतलब बैंक ने अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाया है,
गॉट इट। तो उसको जैसे हम हमारा पैसा लगाते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, कोई जमीन खरीदता है, कोई बैंक में रखता है, कोई गोल्ड खरीदता है, तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में खरीदता है, वैसे बैंक भी और एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बोल के अपना जो पैसा है वो अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करती है, तो उसका उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जिसपे उनकी बैंक चलती है। अंडरस्टूड। सो ऑल इन्वेस्टमेंट विल कम शेड्यूल नंबर 8। इसमें से कोई भी 2-3 देंगे, वो सपोज ये 3 दिए और 3 की टोटल आई 6 लाख, डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 8 में आप लिखोगे 6 लाख। नेक्स्ट एडवांस। एडवांस देखो, ओके वन मोर थिंग, अब ये एडवांस थोड़ा सा बड़ा है तो और एक बार, ये जो टोटल है ना, इसकी टोटल बी एंड टोटल सी ये इक्वल होती है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ, जब हम करेंगे ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तब बताती हूँ, ठीक है। सी दिस इज द वन एंड सेम, ए बी सी, ये कैसे भी करो, इन ये ए की, बी की एंड सी की टोटल सेम ही आती है, घूम फिर के इधर ही वो लिखना होता है। अभी इसके बारे में मत सोचो, जब प्रैक्टिकल करेंगे मैं बता देती हूँ। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हो गया है फिक्स एसेट एंड अदर एसेट, वेरी सिंपल। फिक्स एसेट में देखो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अदर फिक्स एसेट, प्रीमा एसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह देते हैं कि ये डेप्रिसिएशन माइनस है या नहीं है, नहीं रहेगा तो हम माइनस करके लिखेंगे अमाउंट, एंड फाइनल अमाउंट विल राइट शेड्यूल नंबर 10। एंड फाइनली अदर एसेट। अदर एसेट में ऑफ कोर्स क्या क्या आएगा, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, देखो ये अगर आपको रहेगा तो ये अदर लायबिलिटी में भी था, तो मैं आपको बताऊंगी ट्रायल बैलेंस का कौन सा आइटम डेबिट साइड में का आइटम कहाँ लिखना है, क्रेडिट का कहाँ लिखना है। ओके, सो दिस इज ऑल डन। टैक्स पेड इन एडवांस, सो ये हमारी एक करंट एसेट हो सकती है ना, कि हमने एडवांस में पे किया। नॉन बैंकिंग एसेट, अदर्स, ये कुछ इसमें से कुछ आइटम आते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया है तो थोड़ा सा गो थ्रू करो, इजी इजी आइटम्स आते हैं, वो आइटम्स हमें यहाँ पे पुट करने हैं एंड टोटल लिखना है शेड्यूल नंबर 11। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। अब ये नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम धीरे धीरे सिखाऊंगी। थ्री प्रॉब्लम्स इज इनफ फॉर यू, बिकॉज इसकी पीपीटी बनाना भी मेरे लिए बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपको सिर्फ इसका बेस सिखाऊंगी, इंपॉर्टेंट सिखाऊंगी, कैसे लिखते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। 3 से 4 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी, रेस्ट आपको सब करना है, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।